SI unit is watt. Watt is designated by W. Power has no direction. It is a scalar physical quantity. Scalar physical quantity. 9th A क्लास के लिए मैं रिपीट कर देना चाहता हूं दोबारा से एक बार. Power is the new article we are going to do today. Its symbol is capital P. Its SI unit is watt. It's a scalar physical quantity. Scalar means power has the magnitude, yes, but power is not having the direction. No direction in power. Yes, bete. मैम इनका आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों का ना म्यूचुअल टॉक्स जरा बंद कराएं. छोटे बच्चे हैं, समझते नहीं है इन चीजों को. प्लीज डोंट टॉक म्यूचुअली. Move to the second learning point. Second learning point. What is that? Your attention. In the second learning point, teacher is saying other units of power. पावर की बाकी यूनिट्स क्या हैं? ध्यान से सुनो बेटे. पावर की जो बाकी यूनिट्स हैं, वन इज किलोवाट. किलोवाट. KW. K is a small letter. Another one is horsepower. Horsepower is designated by HP. Horsepower. Okay. Third learning point is my students should be clear about the conversion factors. What are those? 1 horsepower is equal to 746 watt. 1 horsepower is also equal to 0.746 kilowatt. Another 1 kilowatt is equal to 1000 watt. यहाँ पर मैं एक प्रिकॉशन देना चाहता हूँ. मेरे को इतने साल हो गए पढ़ाते बच्चे यहाँ पर 746 की बजाय 786 लिख लेते हैं. 786 कुछ और है बेटे. मैं बता देना चाहता हूँ, जो ये नंबर 786 है, ये नंबर भी पॉपुलर है, लेकिन किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का धार्मिक नंबर माना जाता है ये 786. इसलिए बच्चे इसको बार बार सुनते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. नॉट 786. आंसर इज 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट. 746. Okay. Let's move to the fourth learning point. Dear students, let's move to the fourth learning point. 9th B के बच्चे बेटे लास्ट वाली 2 लाइनों में आप ध्यान नहीं दे सकते पढ़ने. अब आप पढ़ते बंद कर दो बेटे. एक टीचर एक ही बात कितनी बार कहे, अच्छा नहीं लगता. शाबाश. पावर डेफिनेशन. Power formula is how much work done. Work done upon time taken. Work done upon time taken. इसीलिए पावर का फार्मूला बनता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. यानी कि कितना काम कितनी देर में किया. मैडम काफी आवाज आ रही है 9th क्लास में. प्लीज बच्चे सेटल डाउन करें. पावर को जब वर्क ऑन टाइम लिखते हैं, इफ वी मेक द इंग्लिश ऑफ दिस फार्मूला,
that becomes the definition of the power. Okay, that means what is the definition of power? Okay बेटे, definition teacher is saying, परिभाषा क्या है? Power is defined as क्या बेटे? Rate of doing work, rate of doing work. और सिंपल लैंग्वेज में इसका ये मीनिंग है रेट ऑफ डूइंग वर्क का, हाउ मच वर्क इज डन इन हाउ मच टाइम, हाउ मच वर्क इज डन इन हाउ मच टाइम. रिमेंबर, जब भी आपने न्यूमेरिकल करने हैं, पावर वर्क को आपने पुट करना है इन जूल, और पावर को आपने जब भी पुट करना है इन वाट. जबकि आपको जब टाइम को पुट करना है ना, टाइम को बेटे, वो आपको पुट करना है सेकंड में. टाइम इज पुट इन सेकंड, SECOND, second. Let's move to the learning point 6. Learning point 6. सिक्स्थ पॉइंट क्या सीखेंगे हम पावर से? हम सीखेंगे 1 वाट की डेफिनेशन. 1 वाट की डेफिनेशन. 1 वाट की पावर कितनी होती है? देखो बेटे, ध्यान से सुनो. ये ग्रीन बॉक्स वाला फार्मूला ध्यान से देखो सभी बच्चे. इस फार्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे, यू विल फाइंड कि सर अगर एक W को 1 जूल पुट कर दें, टाइम को 1 सेकेंड पुट कर दें, तो 1/1 डिवाइड करके 1 ही आएगा. पावर कितना आएगा? 1 वाट. और इसी चीज की वर्डिंग बना दो. अगर कोई मशीन 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में कर देती है, 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में कर देती है, तो उस मशीन की पावर 1 वाट कही जाएगी. तो क्या लैंग्वेज बनेगी बेटे? क्या लैंग्वेज बनेगी इसकी? पावर ऑफ ए मशीन और ए मैन, पावर ऑफ ए मशीन इज ऑफ 1 वाट if it can do 1 watt of work. it can complete भी लिख सकते हो in time 1 second. in time 1 second. अगर कोई मशीन या इंसान 1 जूल का काम 1 सेकंड में कर सके, तो हम बोलेंगे उस बंदे की पावर या मशीन की पावर 1 वाट है. Got it? Let's move to the learning point 7. थोड़ी देर रुकता हूं, कुछ बच्चे लेट थे, कोई कुछ थे. एक बार सारे पॉइंट एब्जॉर्ब करो. देखो तो आपको समझ आया. टीचर ने पावर का इंट्रोडक्शन दिया, वाट यूनिट बताया, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है. टीचर ने बताया इसकी बाकी यूनिट्स भी हो सकती हैं, किलोवाट और हॉर्स पावर, और तीनों यूनिट्स में कन्वर्जन फैक्टर बताए. टीचर ने पावर का फार्मूला बताया, उसी फार्मूले से पावर का डेफिनेशन बनाया. टीचर ने जो पावर की SI यूनिट होती है वाट, उसका डेफिनेशन भी करवाया. इस तरह से 6 लर्निंग पॉइंट बनाए. लेट्स मूव टू द 7th लर्निंग पॉइंट. 7th लर्निंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे पेन रोक कर देखेंगे. 7th लर्निंग पॉइंट देखो बेटे, सभी बच्चों को पता है कि मैंने आपको वर्क का फार्मूला कराया था, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉस ऑफ थीटा, ये करवाया था. और पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम. इसलिए वर्क को यहां से निकाल के यहां पुट कर दो. जैसे आप इसको यहां पुट करोगे, सभी बच्चे रुक के देखो, ये फार्मूला वरना समझ में नहीं आना बेटे आपको. इसका क्या बनेगा? देखो, जैसे ही आप वर्क का ये फार्मूला यहां पुट करोगे, फोर्स एज इट इज आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो, और कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा. लेकिन बहुत से बच्चों को एक बेसिक फार्मूला पता होगा कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू s अपॉन t.
तो ये जो ब्रैकेट लिखी है इसको वेलोसिटी लिख देते हैं। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा। ये पावर का दूसरा फार्मूला आ गया बेटे। पावर का दूसरा फार्मूला ये था आपका लर्निंग पॉइंट 7। वेलोसिटी को जब भी पुट करना है वो आपने पुट करना है इन मीटर पर सेकेंड। लर्निंग पॉइंट 8, लर्निंग पॉइंट 8 ध्यान से सुनो। कभी कभी आपको पेपर में एंगल नहीं दिया होगा, थीटा दिया ही नहीं होगा, तो आप पुट ही नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में आपको फोर्स या वेलोसिटी दी होगी, तब आपको बेसिकली मैक्सिमम पावर का फार्मूला लगाना होता है। जब मैक्सिमम पावर निकालनी हो, कभी कभी सिंपली पावर ही बोल देते हैं, तो आप फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो बस। फोर्स और वेलोसिटी, क्योंकि उस वक्त cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो कि 1 होती है। ठीक है, मैक्सिमम पावर में cos थीटा क्यों नहीं होता? एक्चुअली में उस वक्त cos को 0 डिग्री लिया होता है जो कि 1 होता है, और ये तभी मुमकिन है जब फोर्स भी उसी डायरेक्शन में हो और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल हो। बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा 0 डिग्री होता है, और 0 डिग्री पुट करते ही, ये याद रखना मैंने बताया भी था, cos 0 डिग्री को 1 पुट करेंगे तो ये फार्मूला जो इस वक्त टीचर येलो बॉक्स में बंद कर रहे हैं वो मैक्सिमम पावर का फार्मूला याद करना। शाबाश। इस तरह से ये पावर का आर्टिकल कंप्लीट हुआ। पावर का आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। बेटे आया टीचर इज आस्किंग द फीडबैक फ्रॉम 9th B, 9th B particularly. If you have understood, please raise your hand. बहुत कमाल है। ओके, अब सभी बच्चे इंडिविजुअल लेवल पे इनका सीरियल नंबर देखो। जो पॉइंट आपको नहीं समझ आया, बिना किसी से डरे वो सीरियल नंबर बोल दो बस। कहीं पर भी मेरे बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट है, प्लीज स्पीक आउट द सीरियल नंबर। मैं उसको दोबारा भी बता सकता हूं बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी इरिटेशन के। शाबाश। 8 लर्निंग पॉइंट्स हैं, सभी का सीरियल क्लियर दिख रहा है, और कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते। पावर के 8 लर्निंग पॉइंट आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, जबकि हाँ बेटे बोलो बोलो शाबाश। नहीं बेटे पहले माइक ऑन करो और माइक को फेस के बिल्कुल क्लोज करो फिर बोलो। देखो जो सा पॉइंट आपको पूछना ना उतनी फिंगर्स खड़ी कर दो। 1 3 4 कौन सा पॉइंट सीरियल आपको पूछना है? मेरे बच्चे को पूछना है 8th पॉइंट, 8th पॉइंट पूछना। ओके डाउन डाउन। 8th पॉइंट को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने लगा हूं पूरा बोर्ड इरेज करके। शुड आई इरेज इट? आई एम पुटिंग इट इन द मेमोरी। देखो बेटे, एक बच्चे ने मेरे से पूछा है सर ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, सपोज ब्लॉक के ऊपर कोई बंदा जोर लगा रहा है, सम पर्सन इज पुशिंग इट। ओके, लाइक कोई पर्सन है वो अपनी टांगों से इसको पुश कर रहा है। ओके, तो मैं आपसे पूछूं फोर्स किधर को लग रहा है? आप कहोगे सर पैरों से पुश कर रहे हैं ना, फोर्स तो इधर ही लग रहा है। ओके, फिर मैं आपसे पूछूं अच्छा ये ब्लॉक किधर को जाएगा? आप कहोगे सर ब्लॉक भी उधर जाएगा जिधर आप व्हाइट कलर का एरो दिखा रहे हो, यानी वेलोसिटी भी उधर ही। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो इनकी डायरेक्शन में एंगल कितना हुआ? आप कहोगे
सर देखो, अगर फोर्स इधर होता और वेलोसिटी इधर होती तब तो हम कुछ आपको एंगल बताते थीटा की वैल्यू, लेकिन ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब दो चीजें पैरेलल होती हैं सर, उनमें फिर तो एंगल 0 डिग्री आएगा ना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो कल के लेक्चर में टीचर ने आपको सिखाया था कॉस थीटा जब 0 डिग्री हो तो आपको उसको याद रखना है, उसकी वैल्यू 1 होती है। मैंने आपको कल रट्टा लगवा दिया था। अब टीचर ने आपको पावर का फार्मूला क्या करवाया? टीचर ने अपने बच्चों को कराया पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का अपना फार्मूला कल क्या करवाया था? वर्क का फार्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो जैसे ही वर्क का फार्मूला यहां पुट करेगा टीचर, तो क्या बन जाएगा? एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। और इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एस एस बाय 2 लिख दो, टी लिख दो और कॉस थीटा लिख दो बेटे। इसका मतलब ये हुआ कि पावर का एक नया फार्मूला बन गया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता क्या, सभी बच्चों ने याद कर रखा है सर, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो रिप्लेस कर दो, तो पावर का ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले को इस सिचुएशन में लगाना हो जब दोनों चीजें पैरेलल हो तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? बच्चा कहेगा सर थीटा को 0 डिग्री पुट कर दो आप। तो पावर का फार्मूला बन गया फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस ऑफ 0 डिग्री कितना पुट करवा रखा टीचर ने? 1। तो पावर का फार्मूला बन गया फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू 1। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब मैक्सिमम पावर हो। और इसका मतलब अगर मैक्सिमम पावर का फार्मूला हो तो फोर्स और वेलोसिटी को पैरेलल होना पड़ेगा, तब आपको फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है। ये लो, मैंने बड़ा बड़ा करके इसका प्रूफ कर दिया। अब मेरे को वही बच्चा बताएगा कि क्लियर है उसको क्या कि नहीं। सेम स्टूडेंट, इज इट क्लियर और नॉट? सेम स्टूडेंट जिसने पूछा था, मैं पूछ रहा हूं कि क्लियर है या नहीं क्लियर? वेरी सरप्राइज। 9th बी का फ्रंट बेंच पे जिस गुड़िया ने पूछा था वो मेरे को रिप्लाई करे वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। ओके, तो बोल, माइक पे नहीं बोल सकते? बहुत छोटी सी बात है। सो स्टूडेंट्स आर सेइंग, थम्स अप दिखा रहे हैं, दैट मींस इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो यहां से एक बात भी होगी कि ये फार्मूला कैसे बना, उसका प्रूफ भी आ गया। प्रूफ भी इसका हो चुका है साथ के साथ। ठीक है, ये प्रूफ ही तो हो गया, वर्क को पुट करा ऐसे ऐसे। अब हम सभी बच्चे असाइनमेंट निकालो, शाबाश। असाइनमेंट, और इसके जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है टिपिकल वाले, वो मैं कराऊंगा अपने बच्चों को और बाकी आपने खुद करना। ठीक है, टिपिकल क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और बाकी आपको खुद करने हैं। सबसे पहले आप सबसे पहले आप क्वेश्चन लास्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। लास्ट पेज क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज रीड इट। लास्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3। Your attention. It says a 50 kg skydiver jumps from a height of 20 meter. What would be his kinetic energy and potential energy when he is halfway down? मीनिंग ये है बेटे, ध्यान से सुनना। कोई इतनी हाइट से जंप कर रहा है, समझिए हाइट कितनी, h, और जब वो इंसान, जो भी इंसान जंप कर रहा है, जब वो मिड पे पहुंच गया, मिड पॉइंट, मिड हाइट पे, दिस इज योर मिड पॉइंट,
पूरी हाइट का मिड पॉइंट, उस मिड पॉइंट पर पहुंचने पर इस पॉइंट पर उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस पॉइंट पर उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा एट मिड हाफ वे, ये हमसे पूछा हुआ। अब हमें क्या दिया, वो दिया क्या हुआ है बेटे, जिस एच की वैल्यू जिसको टीचर टिक कर रहे हैं वो दिया हुआ, एच की वैल्यू गिवन है, जिस पर्सन ने जंप लगाया, ठीक है बेटे, जिस पर्सन ने जंप लगाया उसका मास भी दे रखा है, जो भी ये डाइवर है मास ऑफ द डाइवर हमें दे रखा है। आइडिया लगाओ कैसे होएगा ये कुछ, एनीबॉडी प्लीज, योर आइडिया। एक भी बच्चा है 9th ए में जो इसको बता सके, 9th ए में, शाबाश, कंपटीशन करके देखे कोई बच्चा रेज करता है हैंड या नहीं, ईमानदारी से। एनीबॉडी, मैं अच्छा एक प्रॉमिस करता हूँ, चलो मैं आपको माइक पे नहीं बुलाऊंगा, नहीं बुलाऊंगा, लेकिन आपको अगर लगता है कि ये मुझे आता है तो प्लीज रेज योर हैंड। 9th ए, 9th बी में किसी को लगता हो कि आता है मेरे को? 9th बी के लास्ट लाइन के बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे बेटे, बिल्कुल भी। मेरे को समझ नहीं आता आपको फाइनल एग्जाम में बैठना है या नहीं। ओके, one student is sharing in 9th B and one nobody is in 9th A. ओके, तो अब हम इसको देखते हैं। शाबाश, सबसे पहले तो टीचर कह रहा है कि आपको दो चीजें गिवन है, उनका नाम लिख लेते हैं। एक तो है इसकी वैल्यू है 50 केजी, मास कितना है उस डाइवर का 50 केजी, जितनी जगह से उसने हाइट से जंप लगाया दैट इज योर 20 मीटर। तो 20 मीटर है तो हाफ वे पर कितनी हाइट हो जाएगी, स्मॉल एच। नेचुरली सभी बच्चे बोलेंगे सर स्मॉल एच मिडवे है ना, तो आप पूरी हाइट का हाफ कर दो, यानी 20 मीटर का हाफ कर दो, यानी आप 10 मीटर लिखो। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बेटे। तो 10 मीटर की हाइट पर जब बंदा यहाँ पहुंचेगा गिरता गिरता, तब यहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो बहुत आसान है सर। मैंने कहा कैसे बेटे? सर पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको एम जी एच ही तो करना होता है। आई सेड यस। क्या आपके पास एम है? हाँ जी बेटे है 50। सर क्या आपके पास ग्रेविटी है? हाँ जी बेटे, अगर मेरे पास पेपर में मैं बिल्कुल एक्यूरेट करना तो 9.8 लूंगा, अप्रोक्सीमेट करना तो मैं ग्रेविटी को 10 ले सकता हूँ। सर हाइट है आपके पास? मैंने कहा यस। बस सर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ गया पोटेंशियल एनर्जी 5000 जूल। फिर मैं बच्चे को बोला बेटे काइनेटिक एनर्जी भी तो पूछा हुआ है। ओके सर, काइनेटिक भी पूछना चाहते हो तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है? आई सेड यस, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो सर आपको मास पता है इसका? मैंने कहा बिल्कुल 50 केजी दे रखा है। वेलोसिटी पता है यहाँ पर कितनी है? मैंने कहा बेटे वो नहीं पता, तो उसको आप ऐसे ही रहने दो। तो आपका आंसर अभी तक इतना बन गया 25 वी स्क्वायर। बिल्कुल सर, अगर मैं आपको ये वेलोसिटी स्क्वायर निकालना सिखा दूं, यहाँ पुट कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो सर आप एक चीज बताओ, जब ये लड़का यहाँ से जंप करके मिडवे में पहुंचा तो उसने कितना ड्रॉप करा होगा, नीचे को कितना गिरा होगा? मैंने कहा बेटे टोटल हाइट 20 है, जमीन से मिड पॉइंट तुम कह रहे हो, तो आपका जो नीचे गिरा है तो 10 मीटर ही तो गिरेगा, तभी तो मिड पॉइंट पे पहुंचेगा। बिल्कुल सही। सो सर आप इसको ना एस मान लो, जितने डिस्टेंस से वे गिरा। आई सेड यस। फिर आप ये फार्मूला लगाओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस। मैंने कहा यस, इट इज द इक्वेशन फॉर द मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर जब उस लड़के ने यहाँ से
अपने आप को ड्रॉप करवाया तो u की वैल्यू 0 ले लो, v आपको निकालना है, ऐसे ही रख दो ट्वाइस, और मोशन अंडर ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन को g ले लो सर, और डिस्प्लेसमेंट आपने खुद ही बता दिया 10 मीटर, तो सर इसको 10 कर दो, और आपको पता है ग्रेविटी भी आप 10 पुट कर सकते हो सर। इसी हिसाब से आपका जो v स्क्वायर है वो आ गया 2 × 10 × 10, यानी आप v स्क्वायर को 200 मीटर पर सेकेंड यहां से उठा के यहां पुट कर सकते हो, आई सेट बिल्कुल कर सकता हूं। तो सर प्रॉब्लम क्या है, बस सॉल्व कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी 25 × 200, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी वो भी 5000 ही आ गई। यहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि जब इंसान किसी पर्टिकुलर हाइट से अपने आप को ड्रॉप करके मिड पे पहुंचता है, मिड पॉइंट पे, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी आती है उतनी ही काइनेटिक आती है, बराबर आती है। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया वो टीचर को फीडबैक देंगे। प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज रेज। बेटे सुस्ती मत करना, अगर समझ आ गया आपको पेरेंट्स की कसम है, अगर समझ आ गया और हाथ ना खड़ा कराना तो आपको कसम है पेरेंट्स। ओके, इसका मतलब थर्ड लाइन में एक बच्चे को पेरेंट्स की कसम के बाद भी समझ नहीं आया, तो खड़े हो जाओ बेटे। नाइन्थ बी में थर्ड लाइन पे एक बच्चे का हाथ नहीं खड़ा, प्लीज स्टैंड अप। सेकंड स्टूडेंट जिसका हाथ नहीं खड़ा था, सेकंड स्टूडेंट जो सर, हाँ आप बताओ बेटे क्या नहीं समझ आया, आपका हाथ नहीं खड़ा था पेरेंट्स की कसम के बाद भी, शाबाश। व्हाट इज नॉट क्लियर, ये सिचुएशन क्लियर है आपको? आपने कसम खाने के बाद भी हाथ नहीं खड़ा किया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आपको इसमें क्या नहीं समझ आ? सर वो कह रहा है कि उसे इनिशियल वो जो फाइंड किया है वेलोसिटी उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की वो नहीं समझ आया इक्वेशन में डालनी। ओके, ये फर्स्ट बेंच वाली गुड़िया नाइन्थ बी में मेरी बड़ी हेल्प करती है बेटे, आपकी आवाज मेरे को बिल्कुल क्लियर समझ आ जाती है बेटे। ये v स्क्वायर की वैल्यू ना हम इस फार्मूले से निकालेंगे, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ी तो हुई है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। ओके, तो यहाँ पर जब उस बंदे ने अपने आप को यहाँ से रिलीज करा ना, जब याद रखना बेटे, जब जब भी किसी न्यूमेरिकल में ड्रॉप लिखा हो, फ्री फॉल लिखा हो, ये 3 वर्ड लिखे हो, तब आपने चाहे ये लिखा हो ये लिखा हो, तब आपने इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेना होता है, 0 इसको 0 पुट करा। साक्षी की सर साक्षी साक्षी तो बोल मैं नाइन्थ बी टीचर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी क्लास में ऐसे ही डिसिप्लिन मेंटेन करें जैसे नाइन्थ ए में है, मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है प्लीज नाइन्थ बी के टीचर को, और हायर अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट है कि इस शाबाश। अब आप, अगर आपको ये समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे याद रखें, आपको पुराने चैप्टर की कमजोरी है, आपको 5 इक्वेशंस ऑफ मोशन पता ही नहीं, सभी बच्चे नोट कर लो, 5 इक्वेशंस ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसकी 5 इक्वेशन आपको नहीं अगर आती तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, शाबाश। तो वो पांचों इक्वेशंस कौन सी हैं? देखो बेटे, ये 5 इक्वेशंस इन 5 सिंबलों की बनी होती है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और सभी बच्चे याद रखें, कभी भी एस को आप डिस्टेंस नहीं बोलोगे,
एस को या तो डिस्प्लेसमेंट बोलोगे या फिर इसको बोलोगे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अकेला डिस्टेंस बोलना इसको गलत है, या तो एस को बोलना स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस या फिर बेटा डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, पेपर में इसकी वैल्यू को पहचानना हो तो उसकी वैल्यू अगर गिवन होएगी तो इसकी यूनिट होएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। ये इनकी एसआई यूनिट्स हैं। अब टीचर आपको 5 इक्वेशंस लिख के देने लगे हैं। 5 इक्वेशन ऐसे करता हूं, 3 इक्वेशंस मैं बता देता हूं, 2 आप बताना, देखते हैं कौन सी क्लास बताती है। एक इक्वेशंस में ये लिखने लगा हूं एस के सामने। आई एम राइटिंग वन इक्वेशन इन फ्रंट ऑफ एस। व्हाट आई एम राइटिंग, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन में क्या खास बात है, जिस सिंबल के सामने मैंने इसको लिखा है वो सिंबल ही मिसिंग है इसमें। दिस इक्वेशन इज नॉट हैविंग डिस्प्लेसमेंट, बाकी चारों सिंबल्स हैं। एक और इक्वेशन लिख रहा हूं बेटे टाइम के सामने, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस इक्वेशन की क्या खासियत है, इसमें टाइम मिसिंग है। टी के सामने मैंने वो लिखी जिसमें टाइम मिसिंग है। एक और लिखता हूं, चलो एक मैं लिख रहा हूं यू, वी के सामने लिख देता हूं, चलो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये देखो इसमें फाइनल वेलोसिटी मिसिंग है। 3 इक्वेशंस मैंने लिख दी। क्या कोई 9th बी सेक्शन में एक भी बच्चा है जो बाकी दोनों में से बता सके, बाकी दोनों में से इक्वेशन बता सके? 9th बी में है कोई? नो वन इज रेजिंग द हैंड इन 9th बी। नो वन नोज दीज 2 इक्वेशंस। तो फिर आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे बेटे, पुराने चैप्टर भी कमजोर हैं आपके। 9th ए में एक भी बच्चा जो इन दोनों इक्वेशनों को बता सके? 9th ए में भी नहीं है कोई भी, तो फिर टीचर को ही लिखने पड़ेगी। देखो बेटे कौन सी इक्वेशंस है वो, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं रेड कलर से। इस इक्वेशन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, सर हमने 3 ही करवाई है। नहीं 3 नहीं है तो 5 करो आप, 3 नहीं करी तो ये भी लिखो। तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय 2, दोनों ब्रैकेट में डाल के टाइम से मल्टीप्लाई करो। और एक और सुनो जिसको टीचर स्काई ब्लू कलर से लिख रहे हैं। देखो ए के सामने मैंने वो लिखी जिसमें ए मिसिंग है, देखो इसमें ए मिसिंग है एक्सेलरेशन। अब मैं u के सामने वो लिखूंगा जिसमें u मिसिंग है। वो कौन सी होती है, s इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 5 इक्वेशनें याद होनी चाहिए बेटे आपको। सभी बच्चे नोट कर लो, आधा काम करते हो आप। अब थर्ड क्वेश्चन के बाद लास्ट पेज पे सभी बच्चे जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पेज, रीड इट, प्लीज रीड इट। In the first question he says a 20 kilogram mass is pulled up the smooth inclined plane through 3 meter.
The plane makes an angle of 30 degree with the base. Force is applied parallel to the base. Assuming no energy is lost, what is the gain in potential energy of the block? ध्यान से सुनो बेटे, क्या कह रहा है? सभी बच्चे जिनको क्वेश्चन नहीं समझ आया, ये हमारे पास एक बड़े साइज का ट्रायंगुलर वेज है, ट्रायंगुलर वेज। इसके अंदर ये वाला एंगल हमें दे रखा है, हाउ मच? 30 डिग्री। गॉट इट बेटे? और ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का लेंथ भी हमें दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर, ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर। और हमारे पास एक ब्लॉक है, उसका मास दे रखा है। ये ब्लॉक बिल्कुल बॉटम पे पड़ा है। चलो, इस ब्लॉक का जो मास है वो 20 केजी दे रखा है हमें, राइट। इस ब्लॉक को फोर्स लगाया गया और ऊपर को खींचा गया, लेकिन कितना फोर्स लगाया ये बिल्कुल नहीं बताया उसको। कह रहा है इस फोर्स ब्लॉक को इधर को खींचा गया, फोर्स लगा के पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, राइट। कहता जब ये बी पॉइंट से ए पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट पर कितनी है, ये हमसे पूछा हुआ। और साथ में हमें दे रखा है कि एक साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है साइन 30 डिग्री, उसकी वैल्यू हाफ दे रखी। याद रहे टीचर ने आपको कॉस करवाया था, इसने साइन करवा दिया। सभी बच्चे एक फार्मूला याद रखेंगे, चलो वो बाद में करते हैं। पहले तो आप ये बताओ कि किसी बच्चे को आइडिया है कैसे सॉल्व होगा? फिर से सुन लो। अ ब्लॉक इज पुल्ड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन सच दैट इट रीचेस फ्रॉम बी टू ए, और ए पर जाकर उसका कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? याद रहे ये वाली हाइट हमें नहीं दी हुई, दिस इज नॉट गिवन। हमें ये वाली हाइट दी हुई है, ये वाली, दिस इज 3 मीटर, 3 मीटर। कैसे करोगे? कोई बच्चा है? एनीबॉडी हु कैन डू इट? नहीं कर रहे। अब सुनो, सभी बच्चों को ये बोलना चाहिए मेरे को, सर आपने ना हमें पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला करा रखा है, ये वाला mgh। मैंने कहा हाँ बेटे याद है मेरे को। सर उसमें आप मास को 20 पुट कर सकते हो, कैसे? गिवन है। सर ग्रेविटी को ना आप 10 पुट कर लो, ओके। सर हाइट की प्रॉब्लम है ना, उसको अभी आप h ही रहने दो। तो मैंने कहा बेटे बिना हाइट के तो निकलेगा नहीं क्वेश्चन। हाँ जी सर, यू आर राइट, लेकिन फिलहाल आपका 200h के बराबर तो आ गया ना सर? मैंने कहा यस। अगर मैं आपको h की वैल्यू निकालना सिखा दूं तो आप h की वैल्यू यहां पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल आ जाएगा। तब उस बच्चे ने मेरे को बोला कि सर मैथ का थोड़ा सा बेसिक आपको याद करना पड़ेगा, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। मैंने कहा बेटे बना ली। आपको पता होना चाहिए अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री है, तो जो लाइन इसके दोनों एंगलों को टच करती होती है, देखो थीटा को भी टच करती है और 90 को भी टच करती है, उसको सर बेस बोलते हैं, बेस। आई सेड ठीक है। फिर क्या हो गया? सर जो लाइन थीटा के बिल्कुल अपोजिट खड़ी होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। मैंने कहा ठीक है बेटे। सर जो लाइन 90 डिग्री के अपोजिट होती है ना, अपोजिट, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। आई सेड ठीक है।
सर परपेंडिकुलर को आप PER भी लिख सकते हो। मैंने कहा ओके बेटे, फिर क्या सिखाना क्या चाहते हो? बच्चा बोलता है सर आपको ये सीखना है कि इस ट्रायंगल में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, 3। एक साइन थीटा होती है, एक टैन थीटा होती है, और एक आपने हमें खुद ही सिखा दी थी पहले, कॉस थीटा होती है। आपको इन तीनों के फार्मूले याद होने चाहिए। मैंने कहा बेटे मेरे को तो आते नहीं। सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, ये 3 फार्मूले आपको याद करने ही हैं। कौन से होते हैं वो 3 फार्मूले? सबसे पहले यहां तीनों में डिवाइड का निशान बना लो। अब मैं इनको बताने से पहले आपको एक मेमोरी टूल देता हूं। सभी बच्चे ध्यान से सुनो। स्टॉप राइटिंग फॉर ए मोमेंट, स्टॉप राइटिंग, लिसन इट केयरफुली। देखो बेटे मेमोरी टूल, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद क्या करता है? वो हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सर क्या मतलब क्या है इसका? इसका मीनिंग ये होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस है ना, उसका डेफिनेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos theta is equal to base upon hypotenuse. B stands for base, P stands for perpendicular, H stands for hypotenuse. ओके सर। जो साइन थीटा की डेफिनेशन होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो टैन थीटा की डेफिनेशन होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। साइन कॉस टैन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ये मैथ का पॉइंट है, कभी भी काम आ सकता है। अब आप अपनी ट्रायंगल में वापस आ जाओ। अपनी ट्रायंगल में सभी बच्चे ध्यान से देखो। अपने ट्रायंगल में मैं इस वर्टिकल वाले जो थीटा के सामने है, वैसे तो ये परपेंडिकुलर है, गलती से हमने एच से मेंशन कर लिया इसको एच डैश कर देते हैं, एच डैश, वरना ये हाइपोटेन्यूज से कंफ्यूज कर सकते हैं। और क्योंकि हमें इंक्लाइंड प्लेन की वैल्यू दे रखी है और ये 90 के अपोजिट पड़ती है, और 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज पड़ता है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन वाली वैल्यू को हम एच बोल देते हैं। ध्यान से सुनो, हाइपोटेन्यूज को एच बोल दिया, पुराने वाली हाइट को टीचर ने एच डैश कर दिया, एच डैश। ओके, इसका मतलब मेरे को एच डैश की वैल्यू चाहिए। अब मैं अपने बच्चे से पूछूंगा बेटे इन तीनों साइडों में से कौन सी साइड पता है आपको? सर हाइपोटेन्यूज पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। ओके, इसमें से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है? सर साइन थीटा की दे रखी है, यानी ऊपर वाली काम आएगी। तो मैं यहां लिखने लगा हूं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? टीचर ने सिखाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा होता है? थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड। हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है? 90 के सामने वाली। अपनी ट्रायंगल में आ जाओ, थीटा के सामने वाली कौन सी है? एच डैश, और 90 के सामने वाली कौन सी है? एच। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? सर हाफ दे रखी है, न्यूमेरिकल में हाफ लिख दो, और एच डैश को ऐसे ही रख दो। एच की कितनी वैल्यू दे रखी है? सर 3 मीटर दे रखी है, 3 मीटर। इसको इधर ले आओ, तो एच डैश कितना हो गया बेटे? 3/2, यानी कि 1.5 मीटर। इस वैल्यू को उठा के आप यहां रख दो, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो बच्चा कहेगा सर इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं पोटेंशियल एनर्जी को, या कैलकुलेशंस के लिए मैं ये जगह यूज कर रहा हूं बेटे, आप कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी 200 एच डैश थी ना, तो एच डैश की वैल्यू आप 1.5 पुट कर दो। तो सर इसके हिसाब से तो ये आपकी ऐसे होनी चाहिए, और डेसिमल लगते ही 300 जाउल आ जाएगी।
जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। और एक बच्चा, कोई कोई बच्चा क्लास में ना थोड़ा सा डाउन डाउन, थैंक यू। कोई कोई क्लास में ऐसा बच्चा होता है, सर हमें तो ये कराया नहीं, हम क्यों करें भाई? आपको तो 5 इक्वेशनों में से 3 कराई थी, 2 नोट करी ना आपने, तो ये नहीं कराया तो अब कर लो। इतना मैथ आपको आना ही चाहिए। ये जो टीचर व्हाइट बॉक्स में बंद कर रहा है, इसके ऊपर आपको हेडिंग देना चाहिए। इस बेस का कॉमन हेडिंग बनता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। तो कोई बच्चा बोलता है सर ये हमें कब कराएंगे स्कूल में? भाई स्कूल में एक आधी क्लास आगे पीछे हो सकता है, या हो सकता है सर बाद में करा दें, मैडम बाद में करा दें, ओके। ये हो सकता है अगली क्लास में करा दें, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है कई बार। अब सभी बच्चे लास्ट पेज पे एक क्वेश्चन है जिसपे सीरियल 5 लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप, और जिसमें लिखा है ए गर्ल इज कैरिंग, उसको पढ़ो। ए गर्ल इज कैरिंग, उसको करते हैं हम। ट्राई टू सॉल्व इट। ए गर्ल इज कैरिंग ए स्कूल बैग ऑफ 3 kg ऑन हर बैग। ध्यान से सुनो बेटे, ये एक गर्ल है और ये गर्ल अपनी बैग के ऊपर 3 kg का बैग लेके चल रही है। ये गर्ल अपनी बैग पे 3 kg का स्कूल बैग समझ लो, कोई और समझ लो, वो ऐसे चल रहा है बच्चा, ठीक है, ओके। फिर क्या, इस गर्ल का जो स्कूल बैग है वो 3 kg का, ये इसका मास कितना है बैग का? 3 kg। और वो 200 मीटर चलती है, यहां से लेकर यहां तक चलती है मान लो, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 200 मीटर, ओके बेटे। अब वो बोलता है ग्रेविटी की वैल्यू आप 10 ले लो अगर जरूरत पड़े तो। हमसे पूछता है द वर्क डन बाय द गर्ल अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सुनो बेटे ध्यान से, वर्क बाय गर्ल कितना है, लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें से जो भी आपको ऑप्शन लगती है, देखते हैं दोनों क्लासों में कंपटीशन करा के, आपको इसमें अगर ए ऑप्शन लगती है 1 फिंगर खड़ा करो, अगर आपको बी ऑप्शन लगती है डबल, सी ऑप्शन लगती है ट्रिपल, डी ऑप्शन लगती है तो 4 फिंगर। देखते हैं दोनों क्लासों में से कौन आंसर देता है, ओके ओके। बी में से मेरे को पता लगा, हम आपस में फैसला करके जवाब दो ना बेटे, कौन सा आंसर है? प्लीज रेज दी फिंगर। नाइन्थ है, नाइन्थ बी का पता लग गया मेरे को, नाइन्थ बी का पता लग गया बेटे। ए का क्या आंसर है? ए का, ओके। दोनों क्लासों का अलग अलग आंसर है। तो नाइन्थ ए के मैक्सिमम बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं, और नाइन्थ बी के मैक्सिमम बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं। अब देखते हैं दोनों में से जीतता कौन है, हु इज द विनर, ओके। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, पेन रोक कर। बेटे आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है? सभी बच्चे बोलेंगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स विद विच दिस बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि वेट को ही ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ध्यान से सुना, वेट किधर को लग रहा है? नीचे को, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे पता ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वेट?
ऐसे नहीं कि टीचर ने बोल दिया, कॉमन सेंस लगाओगे तो आप बोलोगे सर मेरे को वेट का फार्मूला पता है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी होता है। तो मास की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो जो ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है वही वेट की होती है, और ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा नीचे को ही होती है जमीन की तरफ, इसलिए वेट की डायरेक्शन भी नीचे हो। ओके, अब न्यूटन का सेकंड लॉ ध्यान से सुनना सभी बच्चे। अगर इतना वेट लगा रहा है कौन, इतना वेट से नीचे को लग रहा है, इसको बोलेंगे एक्शन फोर्स। तो रिएक्शन भी तो लगेगा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, तो रिएक्शन ऊपर को लगेगा बेटे। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, तो रिएक्शन कितना हो गया, वो भी वेट के बराबर ही हो गया, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट हो। ओके, अब ध्यान से सुनना, अब इस सिचुएशन में अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अगेंस्ट, यानी कि वो रिएक्शन की बात कर रहा है, तो रिएक्शन फोर्स हो गया इधर को, रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स जो कि वेट के बराबर ही होएगा, जो कि mg के बराबर होएगा, डायरेक्शन वाइज अपोजिट। और बेटे ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट किधर को है, सभी बच्चे बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल है। मैंने कहा ठीक है, दोनों फोर्सेस में, दोनों दोनों में एंगल कितना हो गया थीटा, सर 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। अब टीचर ने आपको वर्क का क्या फार्मूला सिखाया था, सर आपने हमें वर्क का फार्मूला सिखाया था एफ एस कॉस थीटा। तो मैंने कहा बेटे एफ की वैल्यू कितनी, सर वेट के बराबर ही पुट कर देंगे रिएक्शन फोर्स की। एस की वैल्यू कितनी, सर एस की वैल्यू ना उसने दे रखी है क्वेश्चन में, नहीं दी हुई सर, एस की वैल्यू दी है कि नहीं दी, नहीं दी सर, नहीं दी हुई है सर, 200 मीटर। मैंने कहा कॉस थीटा, आपको मैंने एक जगह पर डाटा चार्ट बनाया था कि जब थीटा 90 डिग्री हो तब इसकी वैल्यू देखो, सर आपने कॉस 90 पे ना हमें जीरो याद करवाया था, तो हमारा भी थीटा 90 है तो जीरो पुट करेंगे, तो जब इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क कम्स आउट टू बी 0 जूल। इसका मतलब ये हुआ इसमें सी ऑप्शन ठीक है, नाइन्थ बी विनर हो गया, नाइन्थ बी इज द विनर। तो टीचर को मजबूरन लिखना पड़ेगा नाइन्थ बी हैज बीटन नाइन्थ ए, लिखना पड़ेगा मजबूरी में। तो विनर नाइन्थ बी विनर, नाइन्थ ए से मिस्टेक हो गया, शाबाश। ओके, अब हम आगे बढ़े, देखते हैं एक और क्वेश्चन डालते हैं टीचर, और देखते हैं नाइन्थ ए अपना बदला पूरा करता है कि नहीं करता। और आपको इस बार क्वेश्चन करना है सेकंड पेज पे, नीचे से सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पेज में नीचे से सेकंड क्वेश्चन, एमसीक्यू, जैसे द मास ऑफ ए बॉल ए, ये वाला करना। देखते हैं नाइन्थ ए जीतता है या नाइन्थ बी। शाबाश सभी बच्चे इसको, बेटे तो बेटे रुक जाओ, एक क्वेश्चन का टाइम मिलेगा कि नहीं मैम, सर फिर मेरी छुट्टी हो जाती है। तो अगले सब्जेक्ट का टाइम हो गया बेटा, अभी ये कंपटीशन हम अगली बार करेंगे, याद रहे अभी तक नाइन्थ बी विनर है, कल आगे इसका बदला उतारना होगा नाइन्थ ए को, बाकी का लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में, अभी हम आपको मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है बेटे। सभी बच्चों ने इसको यूट्यूब पे जाके रिवाइज करना, जिनको आज का लेक्चर समझ आया प्लीज वेव करके बताओ, एक बार वेव करके बताओ, फीडबैक, हैव यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर नाइन्थ ए सेक्शन, ओके गुड। सुबह सुबह से होते हैं बच्चे।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आधी आवाज आई। हाँ जी बेटे, अजर्शन रीजनिंग वही आपका टॉपिक सर्कल। अजर्शन रीजनिंग हमने स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया था हमारा क्लास में, है ना? क्वेश्चन नंबर 2, अजर्शन रीजन 2। अजर्शन रीजन करते हैं, अजर्शन रीजन 2। Assertion reason 2. Yes. If P and Q are 2 points on a circle, then the line segment PQ is called the chord of a circle. Ninth A, roll number 1. Ninth A, roll number 1. आवाज नहीं आ रही बेटे मुझे आपकी। नाइन्थ ए, नहीं अभी भी नहीं आई। चलो आप माइक सेट करो उतनी देर में, मैं नाइन्थ बी से पूछती हूँ जी। नाइन्थ बी, रोल नंबर 2। नाइन्थ बी, रोल नंबर 2। हरी अब बेटे, इतना स्लो स्लो करोगे तो कैसे खत्म होगा? If P and Q are 2 points on a circle, then the line segment PQ is called the chord of a circle. Solve करते हैं। 9AB, आपकी क्लास में बहुत आवाज आती है, जो जिससे क्वेश्चन पूछूं उसकी तो आवाज ही नहीं पता चलती क्या बोला उसने। A and B are 2 points. P and Q है क्या? P and Q are 2 points on a circle. तो अगर इसको ज्वाइन करो तो इसको क्या बोलते हैं? कोड और सेगमेंट। क्या बोला जाता है इसको भाई? नाइन्थ बी, अभी भी नहीं आ रही बेटे नाइन्थ ए आवाज आपकी। हाँ जी, दिस इज कॉल्ड अ कोड। तो ये हमारे पास ट्रू है। रीजन देखते हैं। इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ट्रू और फॉल्स? यस मैम, सेकंड असर्शन में जो 2 पॉइंट्स है वो डायमीटर का हो ही सकता है। दोबारा बोलो, आपने क्या बोला? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। मैम, सेकंड असर्शन में जो 2 पॉइंट्स है वो डायमीटर भी तो हो ही सकता है। Diameter is also a chord. Longest chord of a circle. Diameter is longest chord of a circle. तो diameter को हम chord भी बोलते हैं। हाँ जी। रीजन, 2 chords of a circle subtend equal angle at the center. Is it true? 2 equal chord of a circle. नाइन्थ ए की आवाज नहीं आ रही है मुझे। नाइन्थ बी, 2 equal chords of a circle subtend equal angle of the center. अगर chords equal हो तो क्या वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं? True. It is true and not but not the correct explanation, क्योंकि हमारे पास जो
अजर्शन है वहां कोड, एक सिंगल कोड की बात की गई है, और यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स की बात की गई है। तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्शन। अजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल of a circle to a chord, bisect the chord. 9th B, roll number 4. 9th B, roll number 4. Roll number 4. 9th B. Roll number 4, please come. Perpendicular from the center of a circle to a chord, bisect the chord. Is it true? गुड मॉर्निंग मैम। मुझे आंसर यस या नो में बता दो प्लीज। Perpendicular from center of a circle to a chord, bisect the chord. अगर सर्कल में सेंटर से हम परपेंडिकुलर कोड पे प्लॉट करते हैं तो क्या वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? यस के आंसर था। देखो, सेंटर of a circle are equal. Chords which are equal distance from the center of a circle are equal. अगर ये distance same है तो क्या AB is equal to CD होगा? ट्रू है। रीजन बताओ, रीजन ट्रू है? रीजन ट्रू है या फॉल्स है बेटे? रीजन नहीं पता। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ये डिस्टेंस सेम हो तो कोड्स इक्वल होती हैं। रिवाइज नहीं करोगे तो पता कैसे होगा? लास्ट क्लास में ये डिस्कस हुआ है, मैंने लिखवाया है इटसेल्फ आई थिंक। इसको रिवाइज करो बेटे तभी याद होगा, नहीं तो फिर आप यही कहोगे हमें नहीं आता। रीजन भी ट्रू है बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Reason is not the correct explanation of a assertion. Both are true. Next, question number 4. Question number 4. Two diameters of a circle intersect each other at right angle. Then the quadrilateral formed by joining the end point is a sphere. Yes, question क्या है? Question number 4. Two diameter of a circle intersect each other at right angle. Right angle पे intersect करते हैं और line joining the then the quadrilateral formed by joining the end points is a sphere. अगर हम इसके end points join कर दें तो हमारे पास स्क्वायर फॉर्म होती है या नहीं? यस, 9th है। आवाज आई बेटे? आपका माइक ठीक हुआ? 9th है। नहीं, आवाज नहीं आ रही मुझे। चलो कोई नहीं। यस, 9th बी, रोल नंबर 5। 9th बी, रोल नंबर 5।
क्लास में इतना शोर क्यों है 9th बी? हाँ जी, 9th ए अब आवाज आई थी मुझे। नेक्स्ट आपके लिए होगा 9th ए। यस, रोल नंबर 5। Assertion is true or false? 90. यस। क्या अब तो आपकी आवाज ही बंद होगी 9th बी? ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है तो कैसे है, रीजन दो जरा। आपने कहा ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, मान लिया हमने ABCD इज अ स्क्वायर। क्यों है स्क्वायर? स्क्वायर आप कैसे कह सकते हो कि ABCD स्क्वायर है? क्योंकि रोम्बस के डायगोनल भी 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। नहीं है, स्क्वायर की क्यों है? 90 पता है या नहीं? पता है हाँ तो फिर बोलो ना नो। 90 ठीक है, बताओ जिसने हैंड रेज किया हुआ है बताओ। इसके साथ आपकी क्लास में शोर है, मुझे नहीं समझ आया आपने क्या बोला। अब बोलो। बोलो। Triangle diameter of circle is except at right angle triangle, right angle, so that's why. चलो, वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा ही पता चला क्या बोला आपने। अगर डायगोनल है, डायगोनल वो हमारे पास क्या है कि AC इज अ डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर मींस एंगल B हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल। इसी तरह सारे एंगल्स हमारे पास क्या होंगे 90 डिग्री। अगर क्वाड्रिलेटरस के ऑल एंगल 90 डिग्री है और डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री पे करते हैं तो दैट इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो रीजन हमारा एडजशन हमारा ट्रू है, इट इज फॉर्म अ स्क्वायर। हाँ जी, रीजन पे चलते हैं। इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इज इट ट्रू? Yes. Reason is also true but not a correct explanation. तो option is B. हाँ जी, 9th A question number 5. 9th A question number 5. Roll number 2. Given a circle of radius R with the center O. A circle with radius R, center O. A point P lies in a plane, ये सारा प्लेन होता है, ये भी प्लेन है हमारे पास, ये भी प्लेन है, ठीक है, दिस इज प्लेन। lies in a plane such that OP, अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं P, OP ग्रेटर देन R, P जो पॉइंट है डिस्टेंस O से P तक का, ये O है, P कोई पॉइंट है प्लेन पे, उसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है, OP greater than R, then the point P lies on the exterior of the circle. तो क्या पॉइंट जो P है वो सर्कल से बाहर है?
एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, बताओ जरा। जरा बोलो। यस, आंसर जैसे वैसे। तो अगर मैं कोई पॉइंट लूं, यहाँ पे अगर मेरा P है, तभी डिस्टेंस इसका OP का ग्रेटर होगा R से, अदरवाइज तो या तो इक्वल हो जाएगा। अगर मैं पॉइंट P यहाँ पे ले लूं तो इक्वल हो जाएगा, जहां पे ले लूं P तो वो लेस हो जाएगा। हमें तो ये गिवन है, OP ग्रेटर देन R, देयरफॉर P इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो रीजन की बात करते हैं। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई, ठीक है, फिर से सर्कल प्लॉट कर लेते हैं। द रीजन बिटवीन एन आर्क एन आर्क, ये जो आर्क है, कलर चेंज करें, एन आर्क, मान लो ये हमने एक आर्क ले ली PQ एंड टू रेडियाई, O है, ये दो रेडियाई, ठीक है। द रीजन बिटवीन एन आर्क and the two radii joining the center at the end point of a arc, joining the center at the end point of a arc, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर क्या, is called a sector, is called a sector, ठीक है। Region joining the arc and the radii is called a sector. ट्रू, तो ये हमारे पास, इसको हम सेक्टर बोलते हैं, तो ये भी ट्रू है ऑप्शन। इज इट करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट? It is not a correct explanation of a assertion. Both assertion and reason are true, but not the correct explanation. Therefore, the option is B. Option is B. ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की डायग्राम गिवन है आपको। द मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ जी, 9th B रोल नंबर 7, 9th B रोल नंबर 7। Yes. Assertion is true or false? Yes, suggestion is true or false? Don't have the name. मैम उसको आता है, वो ठीक बोल रहा हूँ। बोलो बेटे, अगर आता है तो हमसे बोलना है। क्या हमारे पास एंगल AOC इज एंगल AOC is 60 डिग्री और नॉट? मैम brother is saying false. ठीक है, एंगल AOC is not a 60 डिग्री, तो कितने डिग्री का है, चलो बताओ फिर। एंगल AOC कितने डिग्री का आएगा, बताना जरा।
हाँ जी बेटे, AO इज इक्वल टू OB बोथ आर रेडियाई, तो हमारे पास ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये भी 30 रहेगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। OC is equal to OB, therefore angle 40 is equal to this angle 40. ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। अब हमारे पास AC जो आर्क है, सेंटर पे एंगल AOC बना रही है, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल, उसमें एंगल बन रहा है आपके पास ABC। arc AC subtend angle AOC at center and the angle ABC on the remaining part of a circle। तो हमारे पास क्या होता है, रिलेशन AOC इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल ABC। तो ये कितना आ गया, 70 इंटू 2 विच इज 140 डिग्री। एंगल AOC is 140 degree. Reason is angle subtended by an arc at the center of a circle is double the angle subtended by an arc on the circumference। तो रीजन भी ट्रू है क्योंकि हमने यही यूज किया है, तो इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन इज A, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of a assertion। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, बोलो। मैम जो ये डायग्राम है, अगर हम इसमें पूरी ABC ट्रायंगल लेके उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते फिर हाँ जी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के कौन सा एंगल, और तो इंटीरियर एंगल आएंगे ना, हमें तो एंगल AOC एक्सटीरियर एंगल चाहिए। मैम यहीं से हमारे पास एंगल ABC की वैल्यू आ जाएगी ना 6। ABC ट्रायंगल पूरी नहीं ना बन रही बेटे, बीच में AOC AOB ट्रायंगल बन रही है एंड BOC ट्रायंगल बन रही है हमारे पास। ओके मैम, थैंक यू। TC के लिए एंगल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, यहाँ बेंड है ना, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, तो वो नहीं है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके बेटे। क्वेश्चन नंबर 7, a cyclic quadrilateral ABCD, angle A minus C is equal to 60 degree, then the smaller angle of a 2 is 60 degree। सॉल्व करो और मुझे आंसर दो इसका। 9th A, 9th A, एंगल A माइनस एंगल C कितना दिया है बेटे, 60 डिग्री। स्मॉलर एंगल ऑफ अ 2, दो A एंड C जो दो एंगल, उनमें से स्मॉलर एंगल निकालना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होती है, नाइन्थ ए रोल नंबर 10, 9th A रोल नंबर 10। 11, हाँ जी, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, तो एंगल A एंड एंगल C का रिलेशन क्या होगा, सारा बताओ। एंगल A एंड C का रिलेशन जाएगा एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दो एंगल, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दो तो हमें दोनों एंगल्स मिलेंगे। बताओ जरा एंगल A एंड एंगल C कितना आ गया, सिक्सटी डिग्री। स्मॉलर एंगल हमारे पास 60 डिग्री आ गया। इट मीन्स जो हमारे पास असर्शन है दैट इज ट्रू। रीजन की बात करते हैं। ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स आर सप्लीमेंट्री। हाँ जी, इज इट ट्रू?
ट्रू, दोबारा बोलो। हाँ जी, ये ट्रू है हमारे पास। सप्लीमेंट्री मीन्स ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री रहेगा। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमने इसी को यूज किया है। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Go to your seat. Question number 8. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटे। assertion में हमें कैसे पता लगा कि एंगल ए है? सारा को तो आपकी आवाज ही नहीं आई। मैम assertion में 7 के assertion में हमें कैसे पता लगा कि एंगल ए 120 है? एंगल ए 120 बेटे एलिमिनेशन मेथड लगाया मैंने। सी से सी कैंसिल आउट हो गया। 2 टाइम ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू सम ऑफ दिस 242 डिवाइड किया तो एंगल ए कितना आ गया 120। दो एंगल का रिलेशन एक तो उन्होंने ही दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये गिवन था, ये हमें पता था कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, तो एलिमिनेशन मेथड लगाया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. ये हम अभी मैंने बोला, तो ये तो ट्रू है। Reason, angle in the same segment of a circle are equal. Yes, 9th B बताओ। 9th B बोलो बोलो। हाँ, जिसने हैंड रेज किया बोलो। मैम ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी ट्रू जाएगा। Assertion and reason both are true, but reason is not the correct explanation. ठीक है, assertion रीजन खत्म हो गए हमारे पास। हम केस स्टडी करते हैं। अब केस स्टडी 1। In a given figure, a fourth person is trying to shoot an arrow from his bow, which is in the shape of an arc of a circle with the center O and radius 14 centimeter. डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसमें हमें गिवन है ए बी सी एंड ओ ए ओ बी एंड ओ सी ज्वाइन है। इसी के साथ यही ज्वाइन किए हुए हैं बस। हाँ जी, ए एंड बी आर द एंड पॉइंट ऑफ अ बो। एंड पॉइंट है हमारे पास बो के, इसको भी मिला दो चाहे आप। ठीक, एंड पॉइंट सी इज द पॉइंट वेयर एरो टच द बो। सी वो पॉइंट है यहाँ पे एरो बो को टच करेगा। D is a point on the circle. D यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है सर्कल पे। Find the length of a chord AB. AB की लेंथ फाइंड करनी है। If AB and OC bisect each other, मीन दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स ये लेंथ इसके इक्वल और ये लेंथ इसके इक्वल होगी। इसको नाम दे दो, चलो ई दे देते हैं। ठीक है, हमें क्या गिवन है, बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो रेडियस गिवन है। केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1 है केस स्टडी। उसमें हमें क्या दिया, रेडियस गिवन है। रेडियस 14 सेंटीमीटर। कितना आया, आंसर कितना है, आंसर निकाला, निकालो फिर। रेडियस 14 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। बोथ रेडियस है तो बोथ 14 सेंटीमीटर। ओ सी इज ऑल्सो द रेडियस। अब हमारे पास ई पे ओ सी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स ओ ई इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू ओ सी हाफ ऑफ ओ सी। ओ सी का हाफ होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो वो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि ये जो लेंथ है दैट इज, कौन सा कलर आ गया,
ये जो लेंथ है दैट इज 7 सेंटीमीटर और ये हमारे पास लेंथ है 14 सेंटीमीटर। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो मुझे ये, ठीक है, इक्वली पार्ट्स वो परपेंडिकुलर होगा ना, बाइसेक्ट कर रहा है। ए बी कोड को सेंटर से बाइसेक्ट हो रही है तो वो कोड पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए ओ ई किसने निकाला भाई, क्या आया आंसर? ओके ओके, करो सॉल्व करो, कंप्लीट करो और मुझे ए बी की लेंथ बताओ कितनी आई। नाइन्थ बी सेकेंड लास्ट रो, जो लड़का बैठा है ना स्वेटर पहन के आया हुआ है, जो शायद रोल नंबर 2 है, जब मुझे याद नहीं है ना, जिसने स्वेटर पहना है। बेटे आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट रो बॉयज। हाँ जी, आप ही को बोलिए, क्वेश्चन कर लिया आपने? यस और नो में आंसर करो, क्वेश्चन किया था नहीं? मुझे करते हुए दिखे नहीं ना आप, इसलिए पूछा मैंने कहा सर कर लिया होगा तभी आराम से बैठा है। कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को, ए बी की लेंथ बताओ मुझे। जिसका हो गया 9th बी, जिसने हैंड रेज किया है ए बी लेंथ, दोबारा बोलो। आपकी क्लास से आवाज आती है ना जिससे मैं आंसर पूछती हूँ उसकी तो मुझे समझ ही नहीं आती। नहीं, गलत है। 14√3। हाँ जी, 14√3। आवाज मत करिए, पहले तो मैम आपके बारे में सारा कुछ बता रहे हैं, बड़ी तो थ्योरम लगाते हैं, 90 के सामने जो साइड होती है दैट इज द हाइपोटेन्यूज, इट मींस ओ ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ए ई तो हमें खैर निकालना ही है। ओ ए हमारे पास कितना है 14 स्क्वायर प्लस ओ ई 7 स्क्वायर इज इक्वल टू है प्लस ए ई स्क्वायर। 14 स्क्वायर कितना होता है? जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हार्ट को गलत होंगे वैसे बड़ी घर पे जाके यार का काफ सब यार पावर करा दिया। बेटे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, एम आई ऑडिबल? यस। हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हमारे पास जो ए ई था उसका आंसर आएगा 7√3। पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसको डबल कर दोगे तो ए बी हमारे पास आ जाएगा 14√3। क्लियर है? यस। ठीक है बेटे, इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो केस स्टडी रह गई है हमारे पास, इसको हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करते हैं। ओके बेटे, बाय।